तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि वो स्टोरी आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और स्टोरी से मुझे ये समझ में आया कि इस दुनिया में हु इज़ पुअर कौन है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है बच्चों। एक टाइम की बात है, एक गाड़ी में एक महिला अपने बच्चों को, बहुत छोटा बच्चा था, उसको लेकर जा रही थी। अचानक से उस बच्चे को बहुत तेज़ भूख लगती है, उसको दूध की ज़रूरत होती है। पास ही में एक होटल होता है, 5 स्टार होटल, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लोग आके ठहरते हैं। तो उस औरत ने क्या किया, वहाँ से गाड़ी से उतर के और उस मैनेजर के पास गई, जो होटल का मैनेजर था। होटल के मैनेजर से जाके पूछी कि मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है क्या। तो मैनेजर बोला ऑफ कोर्स मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, बट इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। तो महिला ने बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगी, उसे ज़रूरत थी उस समय। तो उसने 100 रुपीज़ पे किए और उसने दूध लिया और बच्चों को पिला दिया। बच्चा शांत हो गया। फिर वो लोग निकल गए अपने मंजिल की तरफ। जाते जाते फिर से बच्चों को भूख लगी और इस समय बच्चे को भूख लगी और इस समय आसपास कोई नहीं था। एक जगह थी जहाँ पे एक चाय वाला चाय बना रहा था। तो वो महिला उतरी और उसके पास गई, उस चाय वाले के पास गई और उस चाय वाले से पूछा कि क्या मुझे दूध मिल सकता है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा भूखा है। तो चाय वाला बोला क्यों नहीं मैडम, ज़रूर मिल सकता है। और उसने तुरंत दूध निकाल के उस बच्चे की मम्मी को दे दिया। उसने पूछा, बच्चे की मम्मी ने पूछा कि भैया इसका कितना रुपया हुआ। तो उस वेंडर ने, उस चाय वाले ने ये जवाब दिया कि मैडम हम लोग बच्चों के दूध के पैसे नहीं लेते हैं। तो बच्चों, मुझे इस स्टोरी से तो यही समझ में आया कि आदमी जब रिच होता है वो दिल से होता है, न कि पैसों से होता है। आपका क्या मानना है बच्चों? आप अगर मेरे बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए यस, अगर नहीं है तो नो, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी मुझे बताइएगा। तो मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिज़िक्स। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस नए चैप्टर का क्या नाम है? ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों, मैं इस सेशन में मैंने एनडीए के क्वेश्चंस भी क्या किए, इंक्लूड किए हैं। एनडीए में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं आपके, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फर्स्ट एंड एग्ज़ाम 2। एग्ज़ाम फर्स्ट जो होता है टोटल मैथमेटिक्स का होता है, जो 100 मार्क्स का आता है। एग्ज़ाम 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी का होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और बाकी जो होता है आपके जनरल साइंस होते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस जनरल साइंस के होते हैं, जिसके अंदर लमसम जो फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो हम लोग इस सेशन में एनडीए के एमसीक्यूज़ भी करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, उसका मैंने अलग से सेक्शन उसी में इस वीडियो में रखा है, तो जिसको वो अच्छा लगे वो देख सकता है, जिसको नहीं लगता वो स्किप कर सकता है उसे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन कुछ कहानी के साथ स्टार्ट होती है बच्चों। क्या समय की बात है, आइजैक न्यूटन क्या थे, आइजैक न्यूटन एक पेड़ के, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक से उन्होंने देखा कि जो एप्पल का ट्री है वो नीचे गिर रहा है। अब क्योंकि उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उन्हें दे चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल जो था वो रेस्ट में था और रेस्ट से ये मोशन में आ गया। इसका मतलब इस चीज़ पे किसी ने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, और उस फोर्स की वजह से इसमें क्या आया होगा, एक्सेलरेशन आया होगा, जिसकी वजह से ये नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं है, तो इसके गिराने वाला कौन है? और वहाँ से वो सोचते गए और उन्होंने डिस्कवर किया किसके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ एप्पल ही नहीं, हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ जो होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रेविटेशन कहते हैं। अब बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये दोनों सेम वर्ड है बट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जब अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं उसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। और अदर देन अर्थ दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर से ग्रेविटी में क्या इंक्लूड होना चाहिए? अर्थ इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अर्थ और मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है, राइट? बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो मून और सन के बीच में लग रहा है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मून और अर्थ के बीच में जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो आंसर है यस, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, बट उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी भी कह सकते हैं। बट अगर मून और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसको हम लोग ग्रेविटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या हुआ? डिस्कवरी हुई। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट्स करता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं बच्चों, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया कि इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट हो किसी भी शेप के हो सकते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और उस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग d। इस बॉडी का मान लेते हैं मास m1 है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m2 है, ये दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d। तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फोर्स बराबर कांस्टेंट आएगा बच्चों, और उस कांस्टेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये कैपिटल G कहाँ पे मल्टीप्लाई है? ऊपर के नीचे? तो ऊपर। तो इस कैपिटल G को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल G क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे -11 होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है यूनिवर्स में, आप कहीं भी चले जाएंगे वहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, इसीलिए हम लोग इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसी वजह से, इसी जी की वजह से इसे हम लोग और किस नाम से जाते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों? तो इस जी को दिया किसने था? तो कभी कभी पूछता है कि इसको, इस जी की वैल्यू किसने दिया था? एनडीए में भी पूछता है, एमसीक्यूज वगैरह पूछता है। तो इसको बच्चों दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसकी हेल्प से दिया था? तो वेरी सेंसिटिव टॉर्शन की हेल्प से दिया था। सेंसिटिव टॉर्शन मेथड की हेल्प से दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको फैक्ट है जो याद रखनी है। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट। अब थोड़ा हम लोग जी के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी डेफिनेशन में आपको यहाँ पे आपका चलता रहेगा, उसको देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जी की डेफिनेशन बात करते हैं। कभी कभी पूछता है डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पूछता है, तो डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन जी,
तो बच्चों आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F इंटू डी स्क्वायर, सॉरी मैंने r ले लिया, डी F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, राइट है बच्चों। अब आपको यूनिट ऑफ G निकालना है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बताओ G, अगर मान लो D की वैल्यू 1 रख ले, इफ D इज इक्वल्स टू 1 मीटर, मास कितना ले ले 1 kg, m1 m2 जो है वो हम लोग ले ले 1 kg। सब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दे तो G बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, F के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर दो मासेस हैं और वो 1 मीटर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, अगर दो मासेस है कितने kg के, 1 kg के, और उनको हम लोग ने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो जितना उस पर फोर्स लगेगा वही किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन द टू मासेस इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज 1 kg एंड दे आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर, देन G इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ G। तो देखो यूनिट ऑफ फोर्स पहले आप लिख लीजिए न्यूटन, D का डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिए, अपॉन ये इसका मास है, मास की यूनिट क्या होती है kg, और kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर, इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ G, 4 ऑप्शन दे देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आपको इसको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये G याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोग ने क्या बच्चों पढ़ा कि G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, फिजिकली इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना होता है। तो मान लेते हैं जैसे उसने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में इस यूनिवर्स में अप्लाई होता है। अगर अप्लाई होता है तो अगर दो लड़के हैं A और B नाम के, और उनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और मास इनका मान लेते हैं 50 kg है, इसका भी 50 kg और इसका भी 50 kg, तो क्या आप इसके बीच में फोर्स निकाल सकते हो? तो आंसर है यस। फोर्स बराबर हमको पता है कि G क्या होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 क्या होता है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी 50 इंटू m2 क्या होता है मास ऑफ सेकेंड बॉडी 50 अपॉन r स्क्वायर। r कितना है दोनों के बीच में, सॉरी d याद हो गया मेरे को r, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 इंटू 50 2500 इंटू 6.67 कर दो, 2500 इंटू 6.67, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 0, या फिर इसको ऐसे कर लो, देखो इसको करोगे तो 2500 आएगा, 2500 में से 2 0 इसको दे दो तो ये 667 हो जाएगा, इंटू 25 बचेगा, इंटू 25 कर दो। अब 25 का टेबल पढ़ लो डायरेक्ट, तो 25 6 जा कितना होता है 150, तो 7 जा कितना हो जाएगा 175, तो ये 5 आ गया कैरी 17, 15 6 जा 150 में 17 कैरी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 167, 7 कैरी कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 16, फिर से इसमें आ जाएगा 150 ऐड कर दो 16 में, तो ये हो जाएगा 166, तो ये कितना आ गया 16675 इंटू 10⁻11, और नीचे स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको और अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1.6675 इंटू, हम लोग ने पॉइंट इसको कितने में पॉइंट 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे माइनस कम कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है,
यानी इतना न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। यानी मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 1 मीटर अगर डिस्टेंस है तो इतना वीक फोर्स लगता है बच्चों, इतना वीक फोर्स है, इसीलिए हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये फोर्स ज़्यादा होता बच्चों तो सोचो क्या होता, हर एक चीज़ एक दूसरे से चिपक जाती। ठीक है, अब यही फोर्स हम लोग निकालते हैं मून और अर्थ के बीच में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ वो कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, मास ऑफ मून मान लेते हैं हम लोग, मास ऑफ मून ये अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 6 × 10⁻12 kg मान लेते हैं, इसी के आसपास होगा। जो मून और अर्थ है, ये अर्थ है ये मून है, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 × 10⁸ मीटर है। ठीक है, इतना है लगभग, तो सेपरेशन इतना है, d बराबर इतना हो गया। अब इनके बीच में लगा निकाल लेते हैं फोर्स बच्चों। तो फोर्स बराबर क्या होता है g, यानी 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 m2, m1 कितना है 6 × 10⁻24 इंटू m2 कितना है 6 × 10⁻12 डिवाइड बाई d स्क्वायर, यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6.67, तो ये हो जाएगा 2 कैरी 4, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 21 का 1 कैरी 2, तो ये हो जाएगा 21042, कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, यानी 240.12 इंटू 10 पावर, देखो पावर सेम होता है तो पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, -11 + 24 + 12, तो ये कितना होगा, देखो इसको सॉल्व कर लो, 12 में से 11 गए 1 और यहाँ पे 24, तो ये 25 हो जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2 का हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। पावर का पावर होता है तो बच्चों क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 की पावर 2 यानी 16 हो जाएगा। अब इससे 9 को डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 6 बचेगा, 9 6 ज़ा 54, 6 बचेगा, पॉइंट आ गया, 6 बचा 6 1, 9 6 ज़ा 54, फिर आपका 7 बचेगा, 9 8 ज़ा 72 इंटू 10 की पावर, ये देखो ये जब भी डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है माइनस होते हैं, तो 25 - 16 9 हो जाएगा। यानी इतना न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है आपका लगेगा, तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है बिटवीन मून एंड अर्थ। इसी वजह से वो मून जो होता है अर्थ से क्या हुआ है बंधा हुआ है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो मून घूमते घूमते क्या होता सीधा निकल जाता, कभी ये उसके राउंड राउंड चक्कर नहीं लगाता। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना फोर्स लगता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब बच्चों पढ़ लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको। सो ये क्वेश्चन पूछता भी है बच्चों कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये तो आपको रिटन वर्क में दिया हुआ है आपके बुक में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, मगअप कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि आपका ये सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में यहाँ पे बीच में सन है आपका, ये सन है और यहाँ पे क्या है अर्थ। तो अर्थ सन के अराउंड और इसके अलावा जो 8 प्लैनेट है, अर्थ को लेके जो 8 प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये यहाँ से सीधा निकल जाता,
ठीक है बच्चों, राइट। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ को अगर आपको सर्कुलर में आपको क्या करना है, रोटेट कराना है, तो कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। किस फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको देखो, इमेजिन करो, जैसे मान लो कि एक धागा बांध लिए और उस धागे से हम लोग ने एक स्टोन बांध दिया, धागे से स्टोन को हम लोग घुमाने लगे। अब स्टोन क्या है, इसके इतना दूर घूम रहा है, लेकिन वो क्यों घूम रहा है बच्चों, क्योंकि धागा उससे बंधा हुआ है, और धागा बंधा हुआ है लेकिन स्टोन तो वहाँ पे, फिर भी वो घूम रहा है। तो धागे से एक फोर्स क्या हो रहा होगा बच्चों, ट्रांसफ़र हो रहा होगा उसकी तरफ, इसी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो धागे से फोर्स जा रहा है उस फोर्स का नाम क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस तरफ जो एक्सेलरेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वही किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों देखो सर्कुलर पाथ में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई धागा नहीं बंधा हुआ है। तो ये धागा क्यों नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स की वजह से ये हमेशा इस तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये सर्कुलर फोर्स भी कहलाएगा आपको। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट था कि द ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड, अर्थ के अराउंड भी कोई रिवॉल्व करता है और उसका क्या नाम है, मून। तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड पॉइंट, आप देखते हो मून और अर्थ के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से अर्थ का जो पानी है उसे मून क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जब फेस उसकी तरफ होता है, तो जिसकी वजह से जो समुद्र में पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है कि 77% हमारा अर्थ किससे भरा हुआ, पानी से है ना। तो मून क्या करता है, उस पानी को ऊपर खींचता है, जिसकी वजह से आपके क्या फॉर्म होते हैं, टाइड्स फॉर्म होते हैं, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, ये आते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो टाइड्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड द अर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों, जो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि अर्थ के अराउंड क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर अर्थ की तरफ हमेशा रहता है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उस सारे मॉलिक्यूल्स पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से सारा एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड ही रहता है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ नेक्स्ट, जो आपके रेन होते हैं, रेन और स्नोफॉल जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, टूवर्ड्स द अर्थ होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है किसके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यूज जो एनडीए में आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आएंगे ही, बट आ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इसका ये मतलब है कि अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर मैंने डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया टू हाफ, अगर मैंने रिड्यूस कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है किस पे, इनवर्स स्क्वायर पे, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर पे, इसीलिए उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ऐसे जितने भी लॉ जो किस पे डिपेंड करते हैं, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, दैट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है द फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू बॉडीज टूवर्ड्स ईच अदर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे एकदम वीक फोर्स होता है कहाँ पे? नेचर में। द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फोर्स जो आपको ज़रूरत होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, उस फोर्स का क्या नाम है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। इसमें ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों? जब आप किसी चीज़ को रिवॉल्व करते हो तो उसके ऊपर बाहर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बच्चों और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज, आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, आप इसका आंसर मुझे बताइए ABCD इसमें से कौन होगा। मैं ऊपर क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्टेंस हम लोग ने इंक्रीज कर दिया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और जान लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी नहीं होता है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये तो होता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। तो आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसमें। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं वो दैट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि उनके बीच में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, अ स्टोन इज टाइड एट वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड मेड टू whirl अराउंड द बाई हैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट कीप द स्टोन मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे स्टोन मूव करते रहता है, ये किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टोन रिलीज्ड, जब स्टोन रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब बच्चों घुमाते रहो छोड़ दो तो स्टोन क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा, ठीक है। ये सीधा चला जाएगा। क्यों सीधा चला जाएगा? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, उसकी इनर्शिया है हर एक पॉइंट पे टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। ये स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। आप जब इसको रिलीज़ करोगे तो हमेशा उसकी टेंडेंसी स्ट्रेट जाने की है, बट वो थ्रेड से बंधा होता है, इसीलिए हमेशा उसकी जो टेंडेंसी है वो बाहर जाने की होती है, स्ट्रेट जाने की होती है। बट वो क्यों इस तरफ मूव करता है सर्कुलर? क्योंकि वो थ्रेड से बंधा हुआ है, थ्रेड से बंधा हुआ है, थ्रेड से बंधा हुआ है, इसीलिए हमेशा वो सेंटर की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है बच्चों। चलो अब कुछ आपको मैं असाइनमेंट दूंगा जो आपको करना है इसके नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है, वो अभी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज का हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।